तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को ये बातें रास नहीं आ रही कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एकजुट कैसे है। इसलिए कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इस पार्टी को कैसे तोड़ा जाए। उनको डर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, जिनके बाप दादा जेल के अंदर एक भ्रष्टाचार के पुलिंदे पे बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार के थ्रू पूरे लूट के खा गया हरियाणा को। देखिए सतीश पूनिया तो वो बीजेपी की विचारधारा ये तो क्लियर रहती है। जब जरूरत थी तो उनको ऐसे था भी हनुमान बेनीवाल जी मजबूत हो रहे हैं तो सतीश पूनिया जी से इन लीडरों को प्लांट कर दिया। जब आगे चुनाव की बारी आई तो सतीश पूनिया जी को उखाड़ के फेंक दिया। तो ये कह रहे थे कि ये तो मोदी अमित शाह की बनाई हुई पार्टी है, बीजेपी भाजपा द्वारा प्रायोजित है। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना दम दिखाया, चुनाव जीता प्रदेश के अंदर और प्रदेश के लोगों के अंदर जगह बनाई, तो अब ये लोग कहने लग गए गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। अभी हाल ही में जाट महाकुंभ हुआ था जी, हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं आए? कौन दिग्विजय चौटाला, कौन क्या, जिनके मतलब पूरी फैमिली भ्रष्टाचार के अंदर, कोई जेल काट रहा है, कभी जेल के अंदर कभी बाहर, तो हनुमान बेनीवाल के साथ में तो उनका बात करना ही मतलब उचित नहीं समझता मैं। एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा, और इस प्रदेश को जो ठगने का काम किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को एक नई दिशा की ओर लेके जाएं। हनुमान बेनीवाल जी ने कभी ऐसी नेतागिरी नहीं की कि वो समाज की टीआरपी लेके या समाज का नाम लेके आगे बढ़े हो। पेपर लीक का मामला था, पेपर लीक का सबसे पहले हमने प्रदर्शन किया। हमारी कॉपी करते हुए भारतीय जनता पार्टी भागी भी है, तो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें भी भागना चाहिए। कि कहां लड़ोगे चुनाव? उनकी खुद की जो कोई तुक्का लग के 8-10 सीटें आ गई, वो उनकी सीटें नहीं बच पा रही अब है। तो कहीं ना कहीं उनको चाहिए टीआरपी, और जो प्रदेश के सबसे लोकप्रिय है और जो सबसे मजबूत नेता है, तो वो चाहते हैं कि इनके साथ में कुछ करे, कोई ऐसे कटाक्ष करे ताकि यहां उनकी लोकप्रियता बढ़े। पार्टी मजबूत कैसे हो, किस तरीके से हम सत्ता के अंदर आए और इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से सत्ता से बाहर करें, इनको बेदखल करें। और मतलब सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इन्होंने उनको जानते नहीं राजनीति के बारे में। उन्होंने कभी वो हनुमान बेनीवाल के बारे में नहीं जानते। उनका हनुमान बेनीवाल के साथ में क्या कंपेयर है? हनुमान बेनीवाल जी प्रदेश से बाहर थे, अगर यहाँ होते तो अलग बात होती। तो उनको ये नहीं चाहिए कि अगर प्रदेश समाज के लोग इकट्ठे हो रखे हैं तो मैं उनके बीच में जाके टीआरपी ले तब लोग मेरे को नेता मानेंगे। उनके बारे में तो मैं कोई मतलब बात करना ही उचित नहीं समझता। उनका इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। और उनको सबसे पहले जिस वो ढेर पे बैठे उनको खुद की जमीन आंकलन करने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम के नेता हैं, सबके लिए काम करते हैं। हाँ, वो इस प्रदेश के सबसे बड़े समाज से बिलोंग रखते हैं, इसलिए वो अपने समाज को आगे लेके जाने की बात करते हैं। पिछली बार खींवसर का जो चुनाव था, हनुमान बेनीवाल जी तो नॉमिनेशन भर के और उसके बाद में इस प्रदेश के दूसरी जगह प्रचार करने में लगे हुए थे। खींवसर गए नहीं, बिल्कुल जिस दिन वोटिंग थी उस दिन गए थे। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। फॉर नीट, CUET and फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन आयाम करियर इंस्टीट्यूट एट पिपराली रोड, सीकर। एडमिशंस ओपन। कॉल 7300111555। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा चेहरे हैं जिनका हम इंटरव्यू करने वाले हैं, जो प्रदेश भर में युवाओं के लिए जाने जाते हैं, या यूं कहें कि युवाओं की पार्टी यही प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल जी चौधरी की। आइए राजपाल जी चौधरी से जानते हैं कि RLP के एजेंडे क्या हैं, और RLP लगातार जाट मुख्यमंत्री की मांग करती आई है। पिछले दिनों देखा होगा जाट महाकुंभ हुआ था, उसमें हनुमान बेनीवाल को बुलाया गया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल नहीं गए थे, या फिर हनुमान बेनीवाल को बुलाया ही नहीं गया था। उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, उनको भी हटा दिया गया है। तो क्या कारण है कि जाट महाकुंभ फीका पड़ गया था, या फिर कुछ और बातें हैं? उन सब के बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार राजपाल जी, आपका RJ TV 24 में नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपके बारे में, जैसे मैं देख रहा था तो आप पहले कांग्रेस पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है उनसे जुड़े हुए हैं, NSA उसके जिलाध्यक्ष रहे हैं। तो क्या कारण रहा कि NSA छोड़कर आप RLP में जुड़ गए? देखिए, सबसे पहले मेरा राजनीतिक जो करियर शुरुआत हुआ उसकी स्टार्टिंग थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी, स्टूडेंट हितों के लिए काम करते थे, स्टूडेंटों के बीच में रहते थे, स्टूडेंटों की जो भी कोई समस्याएं थी तो उनका समाधान करवाते, निरंतर उनके बीच में रहे। तो उसके बाद में सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म था, उस टाइम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी नहीं, नेताजी से जुड़े हुए थे, हमारे आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी से, और साथ में NSU हमारा जो प्लेटफॉर्म था उनके साथ में विचारधारा मेल खाई। तो डिसीजन लिया कि NSU से चुनाव लड़ेंगे। जयपुर जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, सभी भाइयों का शौक रहा, सभी स्टूडेंट का समर्थन मिला, अच्छे वोटों से चुनाव जीते। उसके बाद में संगठन में रह के अच्छा काम भी किया, संगठन के अंदर रहे। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसे संगठन के अंदर ऐसी चीज़ें हो गई जो बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाने लग गए। तो हमारी इनके बाद में आगे जो ये मेन इनकी पॉलिटिक्स थी उनके साथ हमारी विचारधारा मेल नहीं खाई। तो उसके बाद में हमने अलग होने का फैसला किया। नेताजी के कंटिन्यू संपर्क में थे, चाहते थे कि इस प्रदेश को कोई नई दिशा दे, इस प्रदेश के लिए कुछ करे।
तो जो हमारे नेता हैं माननीय सम्माननीय हनुमान बेनीवाल जी, उनके विचारधारा, उनकी राजनीति उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनको मानते हैं, गुरु मानते हैं, सब कुछ वही है, तो उनके लिए निरंतर काम करते हैं। उनकी राजनीति बिल्कुल अच्छी लगी तो उनके साथ में चलने का फैसला लिया, निरंतर चलते जा रहे हैं और आज जो कुछ प्रदेश प्रवक्ता जो कुछ है वो उन्हीं की बदौलत है। एक चीज जानना चाहूंगा कि आरएलपी युवाओं की पार्टी कही जाती है जी। हनुमान बेनीवाल पे टैग भी लगते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन युवाओं की पार्टी कही जाती है। तो अभी तक आपकी पार्टी ने युवाओं के लेकर स्टूडेंट विंग में कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया, ना ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा है, क्या कारण है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, इस प्रदेश के उस हर एक वर्ग की पार्टी है जो कहीं न कहीं पीड़ित है और जो न्याय चाहता है। हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम के नेता हैं, सबके लिए काम करते हैं। हाँ, वो इस प्रदेश के सबसे बड़े समाज से बिलोंग रखते हैं, इसलिए वो अपने समाज को आगे लेके जाने की बात करते हैं। रही बात स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, तो हमने पिछली बार स्टूडेंटों के लिए हमेशा हम काम करते आए हैं स्टार्टिंग से। मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल जी का स्टूडेंटों के साथ में एक अलग ही इस बिहेव रहता है, स्टूडेंटों के प्रति उनकी मदद करते हैं, चाहे कभी भी कोई भी बात हो, चाहे वो किसी भी संगठन का स्टूडेंट हो, वो कभी ये नहीं देखते कि वो उस पार्टी का स्टूडेंट है या किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या विचारधारा रखता है, वो स्टूडेंटों की मदद करते हैं। जो पिछला चुनाव था उससे पहले पार्टी बने हुए तकरीबन 4 साल हो गए, 4-4.5 साल, तो हम पंचायत समिति के चुनाव लड़े, पंचायत जिला परिषद के चुनाव लड़े, उपचुनाव थे, जो 9 उपचुनाव थे हमने वो लड़े। तो समय के अभाव को देखते हुए हम स्टूडेंट विंग नहीं बना पाए, बट अभी हम। लेकिन आपकी स्टूडेंट विंग है जो उनके अध्यक्ष है रणदीप चौधरी, वो भी कुछ बड़ा कदम नहीं उठाते हुए दिखाई देते हैं। वो हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है रणदीप चौधरी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो युवाओं के हित में काम करते हैं, बिल्कुल नो डाउट। छात्र राजनीति से रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। हम स्टूडेंट विंग का जो प्रपोजल है वो नेताजी के सामने रखा है, नेताजी से बात भी चल रही है, और पिछली बार तो समय का अभाव था। आगामी मेरे को पूर्ण विश्वास है कि नेताजी स्टूडेंट जो आगे स्टूडेंट विंग बनवाएंगे, पार्टी के प्रपोजल जी कोर कमेटी है उसकी मीटिंग होकर ये प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद में शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर में कुछ दिन पहले पहली बार एक मीटिंग हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई थी। क्या निर्णय लिए गए? निर्णय यही होता है हमारी कोर कमेटी की आगे किस तरीके से चुनाव आ रहा है, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और जो आगे स्टूडेंट विंग बनानी है उसका भी प्रस्ताव नेताजी के पास में पहुंचा है। उसकी और भी बात अभी जारी है, और आगे कुछ ही समय के बाद में निसंकोच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश के हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जो इनसो के अध्यक्ष है दिग्विजय चौटाला जी, वो अभी कुछ दिन पहले जयपुर आके गए थे, उन्होंने मीटिंग भी ली थी युवाओं की, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी पे उन्होंने आरोप लगाए थे, जो आपको पता है बेखूब, क्योंकि अभी हनुमान बेनीवाल ने भी पहले उन पे आरोप लगाए थे, जो चांदी वाली ईंट का मामला था नागौर वाला। उसके बाद दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि हनुमान बेनीवाल में अगर ताकत है तो आने वाले समय में इनसो के सामने चुनाव लड़के दिखाए, चैलेंज किया है ओपनली। तो क्या उस चैलेंज को आरएलपी एक्सेप्ट करेगी? देखिए अभिषेक भाई, चैलेंज वाली तो कोई बात ही नहीं है। वैसे देखे तो उनके बारे में तो मैं कोई मतलब बात करना ही उचित नहीं समझता। उनका इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, और उनको सबसे पहले जिस वो ढेर पे बैठे उनको खुद की जमीन आंकलन करने की जरूरत है। जिनके बाप दादा जेल के अंदर एक भ्रष्टाचार के पुलिंदे पे बैठे हुए हैं, और भ्रष्टाचार के थ्रू पूरे लूट के खा गए हरियाणा को लूट के खा गए। आज वो गोल्डन स्पून बॉयज जो मतलब सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको जानते नहीं राजनीति के बारे में, उन्होंने कभी वो हनुमान बेनीवाल के बारे में नहीं जानते। उनका हनुमान बेनीवाल के साथ में क्या कंपेयर है? कौन दिग्विजय चौटाला, कौन क्या, जिनके मतलब पूरी फैमिली भ्रष्टाचार के अंदर, कोई जेल काट रहा है, कभी जेल के अंदर कभी बाहर, तो हनुमान बेनीवाल के साथ में तो उनका बात करना ही मतलब उचित नहीं समझता मैं। हनुमान बेनीवाल के साथ में क्या आरएलपी उसको जवाब देगी? हनुमान बेनीवाल जी के साथ में उनका कोई है ही नहीं। उनके जवाब उनको दिया जाता है जो लेवल का हो, जो प्रतिद्वंदी हो, चाहे कांग्रेस, यही तो कहा है ना, कांग्रेस बीजेपी हो, यही तो कहा है कि आने वाले समय चुनाव लड़िए हमारे सामने। निसंकोच चुनाव लड़ेगी। तो आरएलपी चुनाव लड़ेगी? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिल्कुल चुनाव लड़ेगी, पर उनके कोई कहने से नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आपको बताऊं, पिछला बीच में कोविड के अंदर चले गए 2 साल, उससे पहले हमने विधानसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़ा, पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव थे वो हमने मजबूती से लड़े, उपचुनाव थे वो सारे हमने लड़े। समय के अभाव को देखते हुए स्टूडेंट विंग का गठन नहीं हो पाया, पर अब मेरे को पूर्ण विश्वास है, नेताजी के मतलब प्रपोजल रखा हुआ है स्टूडेंट विंग का भी। हम आगे जो चुनाव है उसको देखते हुए स्टूडेंट विंग भी हमारी बनेगी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी हर एक कॉलेज स्टूडेंट में। पर आप वो दिग्विजय इनकी बात करते हो तो उनका कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ उन्होंने तो ये भी कहा 2023 का चुनाव लड़ेंगे हम। कहाँ लड़ोगे चुनाव?
उनकी खुद की जो कोई तुक्का लग के 8-10 सीटें आ गई, वो उनकी सीटें नहीं बच पा रही अब है, तो कहीं ना कहीं उनको चाहिए टीआरपी। और जो प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और जो सबसे मजबूत नेता है, तो वो चाहते हैं कि इनके साथ में कुछ करे, कोई ऐसे कटाक्ष करे ताकि यहाँ उनकी लोकप्रियता बने। भ्रष्टाचार से जो पैसे कमा रखे हैं उनको यहाँ प्रदेश के अंदर वो इन्वेस्ट करके बड़े बड़े लोगों को अंदर उन्होंने कोई पदाधिकारी बना रखा है और उनको पैसे देके और अपनी यहाँ टीआरपी खींचना चाहते हैं। बाकी उनका कोई राजस्थान से लेना देना नहीं है। पूछना चाहूंगा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ नागौर को ढाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नागौर को देखो कौन ढाएगा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, आरएलपी की राजधानी कही जाती है नागौर, बिल्कुल उसको ढाने की कोशिश है। ऐसे नहीं ढाया जाता, किसी के कहने से कोई किसी को गिरा नहीं सकता। कहता था कोई कहने को तो ऐसे बहुत है, मैं अगर ऐसे मन में सोच लूँ कि मैं सुबह 100 गहलोत जी को डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। किसी के कहने से थोड़ी जाएंगे। जो अगर आज राजनीति उनकी पकड़ है हनुमान बेनीवाल जी की, तो वो आज कोई हनुमान बेनीवाल जी से हनुमान बेनीवाल नहीं बने। अगर आप उनके बारे में जानोगे, आप उनके बारे में स्टडी करोगे, तो उन्होंने पूरी अपनी जवानी न्यौछावर कर दी इस प्रदेश के लिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की। राजस्थान कॉलेज से लेके लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे, यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, स्टूडेंटों के बीच में रहे, निरंतर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल करते हुए वो पहुंचे। विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, उसके बाद में दोबारा लड़ा, पारिवारिक परिस्थितियों से लड़ते हुए ऐसे दौर उन्होंने देखा है। हालांकि मेरा तो मानना यह है कि उनकी जगह कोई और होता तो आज या तो कोई छोड़ के भाग जाता मैदान या कहीं कोने के अंदर बैठा होता। उन्होंने निरंतर लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई लड़ते लड़ते स्ट्रगल करके आज हनुमान बेनीवाल बने हैं वो। तो अगर हनुमान बेनीवाल की अगर कोई स्टडी करेगा, हनुमान बेनीवाल के बारे में जानेगा कोई अच्छे तरीके से, तो ये कोई बात ही नहीं करेगा कि नागौर में उनको डाल देंगे। नागौर के लोग हो चाहे इस प्रदेश के लोग हो, उनके दिलों के अंदर हनुमान बेनीवाल ने जगह बनाई है। और वो अपने उनके हितों में काम करके, ना कि कोई झूठा पुलिंदा होता तो वो एक बार में हो जाता। ये लोग तो पिछली बार बिठाने की बात कर रहे थे, क्यों सर के अंदर सारे एक हो गए थे ना, गली गली के अंदर घूम रहे थे। कोई हरियाणा के सीएम थे, वो आ रखे थे जो क्यों सर के अंदर गली गली में नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। एक क्या उसका निष्कर्ष क्या निकला? इस प्रदेश के सारे जो नेता थे, उनके एंटी लॉबी थी, वो सारे एक हो रखे थे। हनुमान बेनीवाल जी तो मैं आपको बताऊं अभिषेक भाई, पिछली बार खींव सर का जो चुनाव था, हनुमान बेनीवाल जी तो नॉमिनेशन भर के और उसके बाद में इस प्रदेश के दूसरी जगह प्रचार करने में लगे हुए थे। खींव सर गए नहीं, बिल्कुल जिस दिन वोटिंग थी उस दिन गए थे। वहां हनुमान बेनीवाल जी चुनाव नहीं लड़ते। खींव सर की जनता का प्यार ही उनके प्रति इतना है कि वो खुद को हनुमान बेनीवाल मानकर चुनाव लड़ते हैं। तब जाके उनको कभी किसी चीज का संदेह नहीं रहता कि हम चुनाव हार जाएंगे, जीत जाएंगे। उनको पता है कि जनता का आशीर्वाद अपने साथ है और वो रहेगा, और उस पे वो जो जनता का विश्वास है उस पे हमेशा खरे भी उतरते हैं। आरएलपी का एजेंडा क्या है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ये तो जाटों की पार्टी बताते हैं लोग कहने को तो जाटों की पार्टी कहेंगे, क्या लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को एक नई दिशा मिले। जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी ने ये इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा, और इस प्रदेश को जो ठगने का काम किया है, हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को एक नई दिशा की ओर लेके जाएं। जो यहाँ पे बेरोजगार युवा है उनको उनका हक मिले, उनको नौकरियां मिले। जो किसान पीड़ित है उन किसानों को उनकी जो उनकी मांग है वो पूरी हो। आज किसान, हम कर्ज माफी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं भी किसान कर्ज मुक्त, किसान कर्ज माफी नहीं, कर्ज मुक्त किसान, कर्ज मुक्ति होना चाहिए, किसान पे कर्जा नहीं होना चाहिए। जब किसान पूरे दिन काम करता है, फसल उगाता है, खेती करता है, तो किसान पे कर्जा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट की नीतियां सही नहीं है। अगर गवर्नमेंट की नीतियां सही हो तो किसान पे कभी कर्जा नहीं हो सकता। ये जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के अंदर जो मेन कृषि प्रधान देश है, आज वो जो इस कृषि खेती करता है, आज वो कर्जे के अंदर दबा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? तो हम ये चाहते हैं कि किसान कर्ज मुक्त हो, टोल मुक्त राजस्थान हो। ये हमारा मेन मुद्दा है। किसानों को फ्री बिजली मिले, युवाओं को नौकरियां मिले, महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षा मिले। आज देखिए प्रदेश के अंदर क्या हालात है। आज प्रदेश के अंदर बिल्कुल कभी बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कोई गोलियां चल रही है, कोई किसी को मार रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये सारा भय मुक्त राजस्थान, एक नया राजस्थान बने, एक नई दिशा की ओर जाए, जहां बिल्कुल आमजन सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हो, बच्चियां सुरक्षित हो, किसान बिल्कुल खुशहाल हो, संपन्न हो, युवाओं को रोजगार मिले। ऐसे एक राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं। ये हमारे नेताजी का सपना है। संभव कैसे होगा? ये हमारे नेताजी का सपना है और उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। नेताजी दिन रात इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक पदाधिकारी इसमें लगा हुआ है। संभव क्यों नहीं होगा? जब हमने पिछली बार पार्टी बनाई, लोगों का भरपूर समर्थन हमको मिला। 3 विधायक हमने जीते, 7-8 सीटों पे सेकंड रहे, तकरीबन 9-9.5 लाख के समथिंग हमने वोट लिए। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा, वो हमें जीता। उसके बाद में पहली एक ऐसी पार्टी है जो राजस्थान के अंदर बनी हुई है, और ये पार्टी जिसने हर एक चुनाव लड़ा। हमने चाहे चेयरमैन, म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन हमने बनाए। जयपुर के अंदर देखिए, हमने जयपुर के अंदर वार्डों में चुनाव लड़े,
और हम सेकंड पोजीशन पे रहे, कहीं थर्ड पोजीशन पे रहे, बिल्कुल नजदीक मामला रहा। पंचायत समिति, जिला परिषद के हमने चुनाव लड़े, हमने प्रधान बनाए, उप प्रधान बनाए, चेयरमैन बनाए, तो तक आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जड़ें बिल्कुल बहुत गहरी हो चुकी है। हर एक बूथ लेवल पे आप जाओगे तो आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपको कार्यकर्ता और आपको पार्टी के समर्थन में लोग खड़े मिलेंगे। जहां कोई भी समस्या होती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे पहले खड़ी रहेगी। आगामी जो 2023 का चुनाव है उसके अंदर मेरे को पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़कर सत्ता में आएगी। तो जो ये हम नए प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, माननीय सम्मानीय हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व के अंदर, ये सपना बिल्कुल साकार होगा। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक बयान आया था हरीश चौधरी का, आपने सुना होगा कि ये तो मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा प्रायोजित पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हरीश जी, वो उनका खुद का वक्तव्य उन्होंने दे दिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। भी अब जब खुद की राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो कोई भी चाहेगा कि अब हनुमान बेनीवाल जी के बारे में कहते हैं मोदी और अमित शाह की बनाई हुई पार्टी। तो अब ये लोग तो कहेंगे, जब पिछला चुनाव था तो ये कह रहे थे कि ये तो मोदी अमित शाह की बनाई हुई पार्टी है, बीजेपी भाजपा द्वारा प्रायोजित है। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना दम दिखाया, चुनाव जीता प्रदेश के अंदर और प्रदेश के लोगों के अंदर जगह बनाई, तो अब ये लोग कहने लग गए गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। तब ये लोग नहीं चाहते कि कोई तीसरा विकल्प इस प्रदेश की जनता को मिले, क्योंकि जब भी जहां भी तीसरा विकल्प मिला है, तीसरी पार्टी जहां खड़ी हुई है, वहां लोग बिल्कुल संपन्न होते हैं, लोगों के बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ाव रहता है पार्टी प्रमुख के साथ में, और लोग वहां संपन्न रहते हैं, लोगों के काम होते हैं। तो इस प्रदेश के नेताओं की बिल्कुल मंशा स्पष्ट है, ये नहीं चाहते कि इस प्रदेश को न्याय मिले, कि नया राजस्थान बने। तो ये कभी कहते हैं गहलोत जी द्वारा प्रायोजित पार्टी है, कभी कहते हैं बीजेपी द्वारा प्रायोजित पार्टी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खुद का वजूद है, खुद के पार्टी का खुद का वजूद है, और खुद के दम पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी है। अभी हाल ही में जाट महाकुंभ हुआ था जी, हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं आए? हनुमान बेनीवाल जी का पूर्ण निर्धारित प्रोग्राम था, इस प्रदेश के बाहर थे नेताजी, तो इस वजह से वो पहुंच नहीं पाए। बाकी समाज को जहां भी जरूरत होती है तो राष्ट्रीय लोग हमारे नेताजी, समाज का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, हर समय जाट समाज की बात करते हैं हनुमान बेनीवाल, फिर क्यों नहीं आए? जाट समाज की बात करते हैं तो जब भी जाट समाज को जरूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसे नेता इस प्रदेश के अंदर है जो इस समाज को कहां भी जहां भी जरूरत पड़ती है। बड़ा प्रोग्राम था, लंबे समय बाद में आना चाहिए। देखिए हनुमान बेनीवाल जी ने कभी ऐसी नेतागिरी नहीं की कि वो समाज की टीआरपी लेके या समाज का नाम लेके आगे बढ़े हो। हनुमान बेनीवाल जी ऐसी नेतागिरी करते हैं कि वो चाहते हैं कि समाज का भला कैसे हो। वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं, तो आज जो भी है, जब मैं जिस घर में बैठा हूं तो बिल्कुल सोचूंगा भी मेरी पार्टी है तो मेरी पार्टी मजबूत कैसे हो। ये बिल्कुल मेरा धर्म है, अगर मैं मेरा धर्म नहीं निभाऊंगा तो मैं गलत हूं। आप ऐसा नेता बताइए कि जो सब समाज को जरूरत पड़ती है वो हनुमान बेनीवाल जी से पहले कहीं पहुंचता है। जब भी समाज को जरूरत पड़ी है, जब भी समाज के साथ में न्याय थे, उनके साथ में बनती नेता नहीं गए। देखिए बनती करती वो तो कोई लेवल की बात ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है, वो नागौर से सांसद है, वो प्रॉपर जो आयोजन करता थे, ठीक है उन्होंने आयोजन किया। हनुमान बेनीवाल जी प्रदेश से बाहर थे, अगर यहाँ होते तो अलग बात होती। तो उनको ये नहीं चाहिए कि अगर प्रदेश समाज के लोग इकट्ठे हो रखे हैं तो मैं उनके बीच में जाके टीआरपी ले तब लोग मेरे को नेता मानेंगे। समाज के लोग हैं वो उनको नेता मानते हैं, उनसे बड़ा लिया तो आप बताइए उनसे बड़ा कोई दूसरा लीडर हो, उनके लेवल का ही कोई लीडर का नाम बताइए। या समाज को जब भी जरूरत पड़ी हो तो आप बताइए दूसरे नेता समाज के लिए किसने लड़ाई लड़ी है। अगर समाज को न्याय की कोई दिलाने की बात होती है, समाज की कहीं दुख तकलीफ होती है, हनुमान बेनीवाल जी एक नेता इस प्रदेश के जहां पहुंचते हैं। और कोई दूसरे नेता का नाम बताइए। अभी जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर गए, अब ऐसे होता है कि जैसे लालच उसको होता है, वो जिसके अंदर समाज की कोई पेट नहीं है, समाज उसको जानता नहीं, तो वो सोचता है कि मैं ऐसे प्रोग्राम में जाऊंगा तो मेरे को टीआरपी मिलेगी। हनुमान बेनीवाल जी को किसी कोई प्रोग्राम में से जाने से उनकी ना तो कोई टीआरपी बढ़ रही ना घट रही, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रदेश समाज के लोगों के दिलों के अंदर उनकी जगह है। एक चीज और जानना चाहता हूं मैं, अभी जो जाट महाकुंभ हुआ था, इसके बाद में ब्राह्मण महापंचायत भी हुई और अभी बीजेपी ने ब्राह्मणों को तोहफा दे दिया और सतीश पूनिया को हटा दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबका अपना अपना समाज होता है, ब्राह्मण समाज है, उनको लगा तो उन्होंने अपना प्रोग्राम किया, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। समाज के प्रोग्राम होने चाहिए, समाज के अंदर जागरूकता फैलती है, कल को कोई और समाज करेगा, उससे कोई किसी को दुख तकलीफ मेरा मानना आप जिस समाज से आते हैं उनके अंदर तो रोष पैदा हो गया ना। किस चीज का रोष? सतीश पूनिया को हटाने से। देखिए सतीश पूनिया तो वो बीजेपी की विचारधारा, ये तो क्लियर रहती है भी। जब ठीक है सतीश पूनिया जी को बुलंदा पकड़ा रखा था, जब जरूरत थी तो उनको ऐसे था भी हनुमान बेनीवाल जी मजबूत हो रहे हैं तो सतीश पूनिया जी से इन लीडरों को प्लांट कर दिया। जब आगे चुनाव की बारी आई, उनको लगा भी अब चुनाव के अंदर कुछ है, तो सतीश पूनिया जी को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो उनको खुद को समझना चाहिए। अच्छा, जो लोग हैं उनके पास विकल्प है भी। जब भारतीय जनता पार्टी अगर आपको नहीं अगर एक्सेप्ट कर रही है, आपको पता है यूज कर रही है, तो वो आपको, मेरे को लगता है भी प्रदेश की जनता समझदार है। आज के टाइम में युवा है, किसान है, सब समझदार है, सब लोग डिजिटली कहीं जुड़े हुए हैं, तो वो तो उनके खुद के आंकलन करने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है, लोग समझ भी रहे हैं भी कौन कहाँ किसका यूज कर रहा है, कौन कहाँ यूज नहीं कर रहा। प्रदेश में 2023 में चुनाव है जी, युवाओं के कंधे पे भी जिम्मेदारी है जी। आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। अभी हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि
हमारा किसान कौम का, हमारे जो पार्टी प्रमुख है, हमारा सीएम कैसे बने, हमारी पार्टी 200 विधानसभा सीटों पे किस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़े, पार्टी मजबूत कैसे हो, पार्टी मजबूत कैसे हो, किस तरीके से हम सत्ता के अंदर आए और इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से सत्ता से बाहर करें, इनको बेदखल करें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता के अंदर लेके, इसके ऊपर हमारा काम चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर बूथ लेवल तक पार्टी हमारी फैल चुकी है, उसको और मजबूत करने के लिए इसी पर निरंतर हम दिन रात काम कर रहे हैं। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है, जो क्या होता है, क्या जिम्मेदारी देते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे नेता तो है हनुमान बेनीवाल जी, बिल्कुल शीर्ष नेता हनुमान बेनीवाल, वन मैन आर्मी कहा जाता है। नहीं, वन मैन देखिए, वन मैन आर्मी वाला ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल जी के जो लोग हैं, हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है, वो बिल्कुल एकजुट है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को रास नहीं आती। आज अगर आप कांग्रेस के अंदर जाओगे तो वो धड़ों में बंटी हुई है, आपस में अंदर लीडर एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, एक दूसरे कहते हैं कि उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बीजेपी है, उसके अंदर भी वो भी धड़ों में बंटी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को ये बातें रास नहीं आ रही कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एकजुट कैसे है। इसलिए कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इस पार्टी को कैसे तोड़ा जाए। उनको डर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, उनके मन में सीधा सीधा डर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कि वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भय उनके मन में बैठा हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हनुमान ये चीज़ बोली जाए ताकि इसको तोड़ा जाए। हालांकि हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा युवाओं को नीचे से उठा के ऊपर लाने का काम किया है, नेता बनाने का काम किया है। हनुमान बेनीवाल जी की बदौलत से आज सब कुछ है। भी हनुमान बेनीवाल जी जो चाहे नॉर्मल कोई है, आज देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रधान बने, ऐसे ऐसे प्रधान बने हैं जो कोई घर पे लेडीज थी वो रोटी बनाने वाली, बिल्कुल गरीब परिवार से, जिन्होंने कभी आंकलन नहीं किया होगा, वो ऐसे ऐसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रधान बने हैं, चेयरमैन बने हैं, विधायक बने हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल परिवार से होकर आम खेतीबाड़ी वाले परिवार से उन्होंने विधायक बना दिया। उन्होंने ये काम कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकती, ये काम हनुमान बेनीवाल ही कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी जगह जगह ज्यादा आंदोलन कर रही है, क्या कारण है? ये चुनावों के समय ज्यादा क्यों कर रही है? नहीं, चुनाव के नहीं, हम तो निरंतर बीच में रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाई नहीं। चाहे वो पेपर, चाहे रीट का मामला हो, चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो, चाहे कोई और प्रकरण हो, चाहे कोई बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे किसानों को फ्री बिजली दिलाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मौन थी। उन्होंने कभी अपने विपक्ष का धर्म नहीं निभाया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तीनों विधायकों ने विधानसभा के अंदर मजबूती से इस प्रदेश का हर एक मुद्दा उठाने का काम किया। माननीय सम्मानीय नेताजी हनुमान बेनीवाल जी ने हर एक मुद्दे को, आप अगर देखोगे, चाहे किसी भी समाज का मुद्दा हो, चाहे वो राजपूत समाज का मुद्दा हो, चाहे वो बुंगरा गैस त्रासदी हो, चाहे कोई और दलितों का मुद्दा हो, चाहे किसी और कोई सी भी 36 कौम का मुद्दा हो, उन्होंने हर एक मुद्दे को मजबूती से लोकसभा के अंदर उठाने का काम किया। और उस जब तक वो मुद्दा पूरा नहीं हो गया, हनुमान बेनीवाल जी उस चीज़ के पीछे लगे रहे और उनको न्याय दिला के माने। किसी भी समाज की बात थी, आज सबसे ज़्यादा अगर मुद्दे किसी ने उठाए लोकसभा के अंदर, तो आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उसके अंदर सबसे ऊपर नाम आता है हनुमान बेनीवाल जी का। सबसे जो टॉप 10 सांसद है, इस पूरे प्रॉपर इस देश के टॉप 10 सांसद है, उनके अंदर आज किसी ने जगह बनाई है तो वो नेताजी ने बनाई है, क्योंकि वो हर एक मुद्दा उठाते हैं। दूसरे नेताओं की तरह जाके लोकसभा के अंदर सोते नहीं है। ऐसे नहीं है कि घर बैठे हैं लोकसभा चल रही है। हमारे विधायक हैं, वो भी इसी राह पे चल रहे हैं। वो भी ऐसे नहीं है कि उनकी भी हमेशा यही स्थिति स्पष्ट रहती है कि वो चाहते हैं कि हर एक मुद्दा उठाया जाए, चाहे उनको सस्पेंड ही क्यों ना होना पड़े। तो हमारे लीडर है जो पार्टी के, उनकी मंशा रहती है कि इस प्रदेश को न्याय कैसे मिले, इस प्रदेश का भला कैसे हो सके। तो इसलिए प्रॉपर सारे लगे रहते हैं दिन रात, यार इस प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। और जो आप कह रहे हो आंदोलन करने की बात है, आंदोलन हमने स्टार्टिंग से, बीजेपी सोई हुई थी, स्लीपिंग मोड में थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी जिसने हर एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है। आप देखिए अजमेर के अंदर बिजली को लेकर हमने कितना बड़ा प्रदर्शन किया। हमने वहाँ प्रॉपर डिस्कॉम के बाहर डटे रहे, जो मांगे थी वो मनवाई। नए जीएसएस लगाने की, किसानों को फ्री बिजली देने की बात थी, जो कुछ मांगे पूरी करवाई, कुछ ऑन प्रोसेस है वो भी पूरी होगी। बजरी माफिया है, आज देखिए गवर्नमेंट पैसा बनाने के लिए भ्रष्टाचार के ये इतने अंधे हो चुके हैं कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है। ये चाहते हैं कि पैसा किस तरीके से आए, किस तरीके से मतलब खींच सकते हैं इस प्रदेश से पैसा। इसलिए गिने चुने अपने 1-2 चाहने वाले हैं, उनको बजरी का टेंडर दे दिए। जो बजरी 50-60 रुपए के समथिंग उनका भाव होना चाहिए, वो 450-500 रुपए बेच रहे हैं। अगर उनके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, चाहे आप बाड़मेर में देखिए, जोधपुर देखिए, पूरा हमने बाड़मेर के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया, अगर उनके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी। बीजेपी पेपर लीक का मामला था, पेपर लीक का सबसे पहले हमने प्रदर्शन किया। हमारी कॉपी करते हुए भारतीय जनता पार्टी भागी भी है, तो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें भी भागना चाहिए। वो फिर हमारे पीछे चले। सबसे पहले शुरुआत हमने की, पेपर लीक का मामला हो, बजरी का मामला हो, या टोल मुक्त का भी रिसेंटली मैंने प्रदर्शन किया था, टोल माफी को लेकर और बजरी के लिए सारे के सारे जो जिला मुख्यालय है उसके ऊपर हमने ज्ञापन दिया, धरने प्रदर्शन किए। तो हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। ये नहीं कि हम चुनाव को देखते हुए,
चुनाव बिल्कुल एक अलग जगह है, पर इस प्रदेश की समस्याओं को समाधान करवाना, उनको उठाना और इस सोई हुई सरकार को जगाना, इसको चेताना और उन समस्याओं को कैसे पूरा करवाया जाए, ये चीज हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताजी माननीय सम्मानीय हनुमान बेनीवाल जी के जहन में दिन रात रहती है। उनका पहला धर्म यही है कि इस प्रदेश को किस तरीके से नई दिशा में लेके जाए, इसको न्याय कैसे मिले, उसके बाद में वो चुनाव की सोचते हैं। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, बेनीवाल कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ में? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खुद का वजूद है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेताजी ने अभी गठबंधन किसके साथ करेंगे? नहीं, ऐसा राष्ट्रीय आप नेताजी ने बिल्कुल ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, उसके ऊपर अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे। पर उन्होंने अभी रिसेंटली मतलब मीडिया के माध्यम से चीज बोली थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 200 सीटों पे अपने खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के लोगों को मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो सबसे पहले युवा है, युवाओं को कहना चाहूंगा नशे से दूर रहना चाहिए, नशे की लत नहीं होनी चाहिए। आज अपराध इतनी चरम सीमा पे पहुंच गया, तो कोई जैसे अपराधी उनको अपना आइडल मानते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपराध से दूर रहो, नशे से दूर रहो। अपने अगर आज के टाइम में युवा है हताश भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई एग्जाम की तैयारी करता है तो 1-2 बार में सिलेक्शन नहीं होता तो वो डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। समय के साथ में सारी चीज़ें सही हो जाती है। इंसान को लड़ना चाहिए। आप जब तक लड़ो, जब तक वो लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंच जाएगी। आप फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। अगर कर्म करोगे तो फल अपने आप भगवान आपको देगा। अगर भगवान की कृपा रहेगी तो आपको, आप जिस तरीके से कर्म कर रहे हो, जिस दिशा में कर रहे हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कि सफलता आने में समय लग जाए, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप सही मन से, सच्चे मन से अगर लगे रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और किसानों और इस प्रदेश की जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको भी बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो पीछे जिस तरीके से इन्होंने दोनों पार्टियों ने लूटने का काम किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आएगी और इस प्रदेश के जो युवा है, किसान है, महिला है, इनको जो उनका जो खोया हुआ मान सम्मान है वो दिलाएगी और उनका हक और अधिकार दिलाएगी। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजपाल जी चौधरी, जो कि आरएलपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिन्होंने आरएलपी को लेकर जो भी मुद्दे थे उन सब पे हमने चर्चा की, और युवाओं को लेकर जो कि आरएलपी लगातार आवाज उठाती रहे उन सब पे हमने सवाल किए। और हाल ही में हनुमान बेनीवाल जो कि जाट महाकुंभ में नहीं बुलाया गया था या फिर गए नहीं थे, उन सब के बारे में हमने जाना और राजपाल जी ने बेहतर बताया। आप सुनिएगा जरूर। अगर आपका भी कोई सवाल हो राजपाल जी से पूछना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।